कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक शांत और छोटे शहर से। यहाँ हमें एक महिला डॉक्टर जूडी दिखती है, जो हमेशा अपने मरीजों की मदद में लगी रहती है। उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स आज कुछ ज्यादा ही खुश थी, क्योंकि वो एक लोकल बेसबॉल मैच देखने जाना चाहती थी। उसका दोस्त उस मैच में खिलाड़ी था, जिससे वो मिलना चाहती थी। जूडी उसकी खुशी देखकर उसे जल्दी छुट्टी दे देती है। दूसरी तरफ जूडी का पति डेविड, जो इसी शहर का शेरिफ है, अपने साथी के साथ वही मैच देखने पहुंच जाता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दोस्ताना बातें हो रही थीं, नर्स के दोस्त की तारीफ भी चल रही थी। मगर तभी मैदान में एक बूढ़ा आदमी अचानक घुस आता है। वो सीधा पिच की ओर बढ़ रहा था और उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसका व्यवहार बेहद अजीब था। डेविड तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो सबको वहां से हटवा देता है और खुद उस आदमी से बात करने जाता है। डेविड को लगता है कि वो शख्स शायद नशे में है, इसलिए वो उसे बंदूक नीचे रखने को कहता है। मगर वो बुजुर्ग बिल्कुल नहीं मानता। उल्टा डेविड पर ही बंदूक तान देता है। मजबूर होकर डेविड उसे गोली मार देता है। इस घटना के बाद डेविड उस आदमी के मेडिकल रिकॉर्ड चेक कराता है, ताकि पता चल सके कि क्या उसने वाकई शराब पी रखी थी। फिर वो उसके परिवार से मिलता है और दुख जताता है। लेकिन उसकी पत्नी साफ कहती है कि उसके पति ने तो सालों पहले ही शराब छोड़ दी थी, और इसी बात पर वो काफी गर्व भी करती थी। वो दुख और गुस्से से भरकर डेविड को थप्पड़ मार देती है। उस घटना के बाद डेविड की रात बेहद बेचैनी में गुजरती है। वो सो नहीं पाता। बार बार उसे वही पल याद आता है। अगली सुबह उठते ही वो खुद को काम में झोंक देता है, ताकि दिमाग को भटका सके। जूडी उसे समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो वक्त पर न रुकता तो शायद कई लोगों की जान चली जाती। फिर डेविड ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस पहुंचते ही उसे एक मेडिकल कॉल आती है, जिसमें बताया जाता है कि उस बूढ़े आदमी के खून में जरा भी शराब नहीं थी, और ये रिपोर्ट 2 बार जांच के बाद आई है। ये सुनते ही डेविड हैरान रह जाता है। अब वो समझ नहीं पाता कि अगर आदमी नशे में नहीं था तो उसने ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया। जवाब ढूंढने के लिए वो वापस उसी जगह पहुंचता है जहां ये सब हुआ था। मैदान पर उसे शहर का स्कूल प्रिंसिपल अकेले बैठा दिखाई देता है। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो पूरी तरह गुमसुम था, जैसे कुछ सोच में डूबा हो। डेविड को कई बार उसका नाम पुकारना पड़ता है, तब जाकर वो थोड़ा होश में आता है। डेविड को अब शक होने लगा था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उधर दूसरी ओर हॉस्पिटल में जूडी एक नए केस को देख रही होती है। इस बार एक और आदमी को उसकी पत्नी चेकअप के लिए लाई थी, जिसका नाम था बिल। बिल बहुत ही शांत और थका हुआ नजर आ रहा था, और बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मेरी पत्नी बेवजह परेशान हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब जूडी कुछ और सवाल पूछती है तो वो फिर से वही जवाब दोहराता है, जिससे उसकी हालत पर शक होने लगता है। अब हमें बिल का घर दिखाया जाता है। वहां रात के समय अजीब सी सन्नाटा था। उसकी पत्नी को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि खेतों में काम करने वाली बड़ी मशीनें बिना किसी वजह के चालू हैं। वो घबराकर बिल को ढूंढने लगती है। तभी घर के अंदर से उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो माँ को बुला रहा होता है। वो भागकर ऊपर जाती है और बेटे को ढूंढती है, जो एक कमरे में छिपा हुआ होता है। मगर बेटा अपनी माँ को चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि बिल उस वक्त चुपचाप हाथ में चाकू लिए घूम रहा होता है। डर से कांपती हुई माँ अपने बेटे को लेकर अलमारी में छिप जाती है। लेकिन तभी उन्हें बिल के आने का एहसास होता है, क्योंकि सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाजें गूंजने लगती हैं। थोड़ी ही देर में बिल उन दोनों को ढूंढ निकालता है, कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। इसके बाद वो आग लगा देता है, और इसी आग में उसकी पत्नी और बेटा जिंदा जलकर मर जाते हैं। इसी दौरान जब घर में आग लगी होती है तो जूडी और डेविड भी मौके पर पहुंच जाते हैं। जलते हुए घर को देखकर वो वहां खड़े लोगों से पूछताछ करते हैं। उन्हें पता चलता है कि बिल कुछ देर पहले तक घास काट रहा था, और उसी दौरान उसके घर में आग लग गई। डेविड और जूडी फौरन बिल के पास जाते हैं और उससे सीधे सवाल करते हैं। लेकिन बिल का रवैया अजीब होता है। वो कुछ जवाब देने के बजाय बस खाली निगाहों से देखने लगता है और बच्चों जैसी हरकत करने लगता है। ये देखकर जूडी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब बात सिर्फ अजीब नहीं, डरावनी लगने लगी थी। लेकिन ये घटनाएं यहीं नहीं रुकती। शहर के कुछ लोग पास की नदी में शिकार कर रहे थे। तभी उन्हें वहां एक अजनबी की लाश मिलती है, और ये कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि एक पायलट की बॉडी थी। डेविड और उसका साथी जब इस बात की जानकारी पाते हैं तो वो तुरंत एक नाव लेकर नदी की तरफ रवाना हो जाते हैं, ताकि जांच की जा सके कि माजरा क्या है। नदी में जाते हुए उन्हें पानी के बीचों बीच एक टूटा फूटा प्लेन दिखता है, जो वहीं गिरा हुआ था। वो विमान शायद कुछ दिनों पहले ही क्रैश हुआ था,
लेकिन किसी को इसकी खबर तक नहीं थी। तभी एक ड्रोन आसमान से उन पर नजर रखने लगता है। डेविड को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि इस शहर में कोई बहुत बड़ी चीज छुपाई जा रही है। फिर कुछ समय बाद उन्हें एक चेतावनी मिलती है, जिसमें कहा गया है कि पूरे शहर में एक रहस्यमय संक्रमण फैल चुका है। एक ऐसा वायरस जो इंसानों के दिमाग को बर्बाद कर देता है, जिससे वो हिंसक, खतरनाक और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। अब डेविड की चिंता और बढ़ जाती है। वो इस बात की तह तक जाना चाहता है कि ये वायरस आखिर फैला कैसे। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि पूरे शहर को पानी उसी नदी से सप्लाई होता है जहां प्लेन क्रैश हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जिस घर में सबसे पहले ये पानी पहुंचता है वो उसी बुजुर्ग का घर था जिसे डेविड ने गोली मारी थी। और बिल का घर भी उसी वाटर लाइन से जुड़ा हुआ था। अब सारा माजरा डेविड की समझ में आने लगता है। वो फौरन शहर के मेयर के पास पहुंचता है और कहता है कि पानी की सप्लाई तुरंत बंद करवाई जाए। डेविड उन्हें समझाता है कि नदी में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसी से पानी जहरीला हो गया है और इसी वजह से शहर के लोग एक एक करके मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। डरावनी बात यह थी कि अभी तक किसी को नहीं पता था कि यह वायरस असल में है क्या, और इसका इलाज भी किसी के पास नहीं था। जब डेविड मेयर से कहता है कि शहर की पानी सप्लाई तुरंत बंद करनी चाहिए, तो मेयर इसका विरोध करता है। उसका कहना था कि अगर पानी बंद किया गया तो खेत सूख जाएंगे, फसलें बर्बाद हो जाएंगी और पूरा शहर तबाही की कगार पर आ जाएगा। वो डेविड की बात मानने को तैयार नहीं होता और कहता है, माफ करना, लेकिन मैं पानी बंद नहीं कर सकता। डेविड इस जवाब से काफी निराश होता है, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं थे कि वो सिर्फ आदेशों पर चले। इसलिए वो खुद एक्शन लेने का फैसला करता है। डेविड कानून को किनारे रखकर सीधे नदी के उस हिस्से में जाता है जहां से शहर को पानी मिलता है, और वो वाटर सप्लाई को रोकने के लिए खुद ही नदी की वॉल को उखाड़ देता है ताकि कोई फिर दोबारा उस पानी का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद डेविड वापस पुलिस स्टेशन लौटता है। वहां वो और उसका डिप्टी देखते हैं कि बिल जमीन पर बेहोश पड़ा है और खून से लथपथ है। वो सोचते हैं कि शायद उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, बिल अचानक उठकर उन पर हमला कर देता है। उसकी आंखों में हिंसा और पागलपन झलक रहा था। अब डेविड को यकीन हो गया कि बिल भी उसी वायरस से संक्रमित हो चुका है। डेविड जैसे ही मदद के लिए कॉल करना चाहता है, उसे एहसास होता है कि उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं है। ना कॉल जा रही है, ना इंटरनेट चल रहा है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि पूरा शहर वीरान हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और कहीं भी कोई इंसान नहीं दिख रहा। इसी बीच डेविड देखता है कि एक अजनबी गाड़ी में बैठकर उसकी तस्वीरें खींच रहा है। डेविड उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन तब तक वो गाड़ी फर्राटे से निकल जाती है। इसके बाद डेविड मेडिकल लैब पहुंचता है, ये जानने के लिए कि उस पहले बुजुर्ग मरीज की बॉडी से क्या जानकारी निकली। लेकिन वहां हालात और भी खतरनाक हो चुके थे। एक आदमी जो बुरी तरह जख्मी था, जमीन पर पड़ा कराह रहा था। तभी पीछे से वही डॉक्टर आता है, मगर अब वो इंसान नहीं, वायरस से बुरी तरह संक्रमित हो चुका था। डॉक्टर एक बड़े चाकू जैसे कट्टर से डेविड पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से डेविड खुद को बचाता है और आखिरकार डिप्टी की मदद से डॉक्टर को मार गिराता है। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि डेविड को समझ आ गया, ये शहर अब रहने लायक नहीं रहा। वो तुरंत घर जाता है और जूडी से कहता है कि अब वक्त है यहां से निकलने का। वो चाहता है कि जूडी अपने माँ बाप के पास चली जाए ताकि वो सुरक्षित रहे, लेकिन जूडी इनकार कर देती है क्योंकि वो डेविड को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तभी जूडी घर की खिड़की से बाहर किसी को देखती है। कोई छिपकर उन्हें देख रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। डेविड फौरन बाहर निकलता है और आसपास जांच करता है कि कौन था वो। मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक सैन्य यूनिट अचानक वहां पहुंचता है और डेविड और जूडी दोनों को पकड़कर हिरासत में ले लेता है। डेविड और जूडी को आर्मी के जवान एक बस में बिठाकर ले जाते हैं। वहां डिप्टी भी पहले से मौजूद था, जो बताता है कि उसे भी जबरदस्ती उठाकर लाया गया है। अब उन तीनों को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जिसे अस्थायी आर्मी कैंप बना दिया गया था। असल में वो जगह पहले एक स्कूल हुआ करती थी, लेकिन अब टेंट्स से घिरी एक मेडिकल और मिलिट्री जोन में बदल चुकी थी। यहाँ डॉक्टर्स और सैनिक मिलकर हर इंसान का मेडिकल चेकअप कर रहे थे। खून, शरीर का तापमान और रेडिएशन तक नापा जा रहा था। जिनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा निकलता, उन्हें तुरंत बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता, मानो उन्हें बीमार घोषित कर दिया गया हो। बदकिस्मती से जूडी का तापमान थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसे कुछ दिनों से बुखार था, लेकिन सैनिक बिना उसकी बात सुने उसे डेविड से अलग कर देते हैं। डेविड रोकने की कोशिश करता है,
उनसे भिड़ जाता है, लेकिन सैनिक उसे पीटकर बेहोश कर देते हैं। जूडी को अब एक आइसोलेशन रूम में रखा जाता है, जहां उसके साथ दूसरे बीमार माने जा रहे लोग पहले से मौजूद थे। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसे सिर्फ बुखार है, वो इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन वहां उसकी कोई नहीं सुनता। जब डेविड को होश आता है, तो खुद को ऐसे सेक्शन में पाता है जहां स्वस्थ माने गए लोगों को पहचान के लिए एक खास ब्रेसलेट पहनाया जा रहा था। इन लोगों को दूसरे शहर भेजा जा रहा था ताकि बीमारी से दूर रखे जा सके। लेकिन डेविड अपनी पत्नी को यूं छोड़कर जाने वाला नहीं था, इसलिए वो वहां से भागने का प्लान बनाता है। उधर अचानक कैंप के बाहर एक गाड़ी आकर अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो गाड़ी टेंट्स और फेंसिंग को तोड़ती हुई अंदर आती है। इस हमले से पूरे कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक और डॉक्टर्स हालात संभाल नहीं पाते और कई जगहों से भाग जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जिन लोगों को इन्फेक्टेड मानकर कैद किया गया था, वो कमरे खाली होने के बाद वहीं छूट जाते हैं। अब डेविड जूडी को बचाने का पक्का इरादा करता है। वो वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वहां से अपनी गन उठाता है और निकल पड़ता है अपनी पत्नी को बचाने। इस मिशन में उसका साथ देता है उसका भरोसेमंद साथी डिप्टी। इधर जूडी अभी भी बिस्तर से बंधी होती है और साथ वाली बेड पर उसे अपनी नर्स दोस्त दिखती है। दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं और तभी कुछ ऐसा होता है जिससे माहौल डरावना हो जाता है। उन्हें कमरे के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। दरवाजे से अंदर आता है स्कूल का वही प्रिंसिपल। अब वो पूरी तरह इन्फेक्शन से पागल बन चुका था। उसकी आंखों में होश नहीं था और हाथ में कोई धारदार हथियार था। वो बिना रुके वहां मौजूद लोगों पर हमला करने लगता है, जैसे इंसान नहीं, एक खून का प्यासा शैतान बन गया हो। जूडी और उसकी नर्स दोस्त कमरे में ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। बिल अब धीरे धीरे नर्स की ओर बढ़ता है, जैसे उसे मार ही डालेगा। तभी जूडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है ताकि उसका ध्यान खुद की तरफ खींच सके। बिल अब जूडी की ओर बढ़ता है और हमला करने ही वाला होता है कि उसी वक्त डेविड और डिप्टी वहां पहुंच जाते हैं। बिना देर किए वो फायर कर देते हैं और बिल को वहीं ढेर कर देते हैं। इस तरह जूडी और उसकी नर्स दोस्त की जान बच जाती है। अब ये चारों मिलकर वहां से निकल जाते हैं और कोई सुरक्षित जगह खोजने लगते हैं। रास्ते में वो नर्स के घर के पास से गुजरते हैं। तब नर्स कहती है कि वो एक बार अपने दोस्त से मिलना चाहती है, ये जानने के लिए कि वो और उसकी मां सुरक्षित हैं या नहीं। जब वे उस दोस्त के घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि सब ठीक है। उसका दोस्त बताता है कि मैं और मेरी मां दोनों ठीक हैं। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। कुछ सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और पूरे घर को घेर लेते हैं। एक सैनिक घर की तलाशी लेने लगता है, जिससे चारों भागकर खेतों में छिप जाते हैं। इधर सैनिक घर में उसकी मां को पकड़ लेते हैं और तुरंत उसका खून टेस्ट करने लगते हैं। ये देखकर नर्स का दोस्त मां को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन सैनिक दोनों को गोली मार देते हैं और उनके शरीर को वहीं जला देते हैं, जैसे उन्हें इंसान नहीं कोई खतरा समझा गया हो। ये सब देखकर चारों बुरी तरह सहम जाते हैं। अब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि आर्मी का आदेश बहुत साफ है, जो भी संक्रमित है या उन्हें खतरा लगता है, उसे बिना सोचे मारा जा रहा है। अगले दिन डेविड सबको लेकर एक ऐसी जगह ले जाता है जो उसने पहले अपने होने वाले बच्चे के लिए तैयार की थी, एक छोटा और सुरक्षित घर। वहां नर्स और डिप्टी गाड़ी ठीक करने में लग जाते हैं, जबकि डेविड और जूडी घर के अंदर कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने जाते हैं। जूडी अपने बच्चे के कमरे में जाती है, मगर वहां उसकी नजर अचानक उस बुजुर्ग महिला पर पड़ती है जो उस पहले मरे हुए आदमी की पत्नी थी। अब वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसकी आंखों में हिंसा थी। डेविड जैसे ही कमरे में आता है, देखता है कि जूडी को रस्सियों से बांधा हुआ है। तभी अचानक वो पागल महिला उस पर हमला कर देती है और डेविड के हाथ में चाकू मार देती है। वो डेविड को गन दिखाकर धमकाने लगती है, जैसे उसे अब किसी की जान लेने में कोई हिचक नहीं। लेकिन जब डेविड देखता है कि उसकी पत्नी खतरे में है, तो वो डर को किनारे रखकर डटकर उसका सामना करता है। आखिरकार वो उस औरत को कड़ी मशक्कत के बाद मार देता है। इस पूरे संघर्ष में उसका डिप्टी दोस्त भी उसकी मदद करता है। अब जूडी को डिप्टी पर शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब डिप्टी भी वायरस से प्रभावित हो चुका है, क्योंकि उसका गुस्सा धीरे धीरे और खतरनाक होता जा रहा था। लेकिन डेविड को अब भी यकीन नहीं होता। वो अपने साथी पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहता। चारों अब गाड़ी में बैठे किसी सुरक्षित रास्ते की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। तभी नर्स को अचानक चक्कर आने लगते हैं। डिप्टी को लगता है कि अब वो भी वायरस से संक्रमित हो चुकी है, जिससे गाड़ी के अंदर ही बहस छिड़ जाती है। सबके बीच माहौल गर्म होता जा रहा था, लेकिन डेविड सबको शांत रहने को कहता है, क्योंकि ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था जो शायद उन्हें ढूंढ रहा था
या हमला करने के लिए तैयार था। अब उन्हें छिपने के लिए कोई सही जगह चाहिए थी। डेविड तुरंत गाड़ी का रुख मोड़कर एक ऑटोमेटिक कार वॉश में ले जाता है, जहां गाड़ियां धोई जाती हैं। लेकिन ये जगह भी उतनी सुरक्षित नहीं निकली। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर के जाने का इंतजार कर रहे होते हैं, अचानक किसी ने कार वॉश चालू कर दिया। गाड़ी तेजी से बेल्ट पर आगे बढ़ने लगी और वे वहां फंस गए। इतने में वहां मौजूद कुछ लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि वायरस से प्रभावित हो चुके डरावने चेहरे वाले लोग थे। वे सीधे गाड़ी की तरफ हमला करने लगते हैं। डेविड और बाकी लोग जान बचाने के लिए उनसे भिड़ते हैं और जैसे तैसे उन्हें मारकर बच निकलते हैं। डेविड फिर से गाड़ी कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन तभी एक संक्रमित आदमी छुप कर आता है और सीधे नर्स पर हमला कर देता है। वो उसके गले में पाइप डालकर उसे ऊपर लटका देता है और बेचारी नर्स तड़पते हुए वहीं दम तोड़ देती है। बाकी तीनों जैसे ही बाहर आते हैं, नर्स की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ऊपर से वही हेलीकॉप्टर आता है और डेविड की गाड़ी को पूरी तरह तबाह कर देता है। अब उनके पास गाड़ी नहीं बची थी और मजबूरी में तीनों को शहर से बाहर निकलने के लिए पैदल ही सफर शुरू करना पड़ता है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद डेविड, जूडी और डिप्टी को दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन डिप्टी का बर्ताव अब और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। बिना सोचे समझे वो सड़क पर कील वाला ट्रैप बिछा देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। इस गाड़ी में एक सरकारी एजेंट होता है, जो बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद जिंदा बचा होता है। डिप्टी उसे भी मारने ही वाला होता है, लेकिन डेविड बीच में आकर उसे रोक देता है, क्योंकि वो उस आदमी से बात करके सच्चाई जानना चाहता था। डेविड जब उससे पूछता है कि ये सब शहर में क्या चल रहा है, तो वो एजेंट एक बड़ा राज खोलता है। वो बताता है कि जो प्लेन नदी में गिरा था, वो कोई आम जहाज नहीं था। उसमें खतरनाक केमिकल्स और बायोलॉजिकल हथियार लोड किए गए थे, जो एक गुप्त मिशन पर दूसरी जगह ले जाए जा रहे थे। लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से वो सारे जहरीले केमिकल्स पानी में मिल गए और वहीं से ये वायरस पूरे शहर में फैल गया। जो भी इस पानी के संपर्क में आया, उसका दिमाग बुरी तरह प्रभावित हो गया और लोग धीरे धीरे हिंसक और पागल जैसे बर्ताव करने लगे। यही वजह थी कि शहर के लोग एक एक करके बदलते जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि डेविड कुछ और जान पाता, डिप्टी अचानक उस एजेंट को गोली मार देता है। डेविड अब समझ जाता है कि शायद डिप्टी भी अब संक्रमित हो चुका है। वो चुपचाप उसकी बंदूक लेने की कोशिश करता है, लेकिन डिप्टी फिर से बंदूक उठा लेता है और अब सारे हथियारों पर उसका कंट्रोल हो जाता है। वो अब डेविड और जूडी को गन पॉइंट पर ले लेता है और जबरदस्ती उनके साथ चलने लगता है। रास्ते में डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है और एक सही मौका देखकर चालाकी से उसकी गन छीन लेता है। डिप्टी अब खुद समझ जाता है कि वो भी शायद बीमार हो गया है। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखती है। वो डेविड से बस इतना कहता है, क्या मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रह सकता हूं? डेविड और जूडी उसे मना नहीं करते। इसके बाद तीनों एक ऐसी सड़क पर पहुंचते हैं जो एक पुराने बस स्टेशन की ओर जाती थी। डेविड का प्लान होता है कि वहां से कोई ट्रक लेकर वो इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आर्मी ने वो पूरा रास्ता पहले ही बंद कर रखा था। अब डिप्टी जान चुका था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए वो डेविड और जूडी से कहता है कि वो दोनों भागने की तैयारी करें और वो खुद सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। डेविड पहले इनकार करता है, लेकिन डिप्टी कहता है, अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, कम से कम तुम्हें तो बचना चाहिए। इतना कहकर डिप्टी अपनी गन लेकर सैनिकों की ओर बढ़ने लगता है और जानबूझकर शोर मचाता है ताकि सिपाही उसकी तरफ दौड़े। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज आती है और डिप्टी वहीं ढेर हो जाता है। मरते मरते भी वो सिपाहियों को खरी खोटी सुना रहा होता है। इसका फायदा उठाकर डेविड और जूडी जल्दी से छिपकर एक दूसरी जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें 3 ट्रक खड़े दिखाई देते हैं। पहले उन्हें लगता है कि शायद इन ट्रकों से इन्फेक्टेड न होने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि ट्रकों में वो खास ब्रेसलेट्स भी पड़े हुए थे। लेकिन जब वो अंदर झांकते हैं तो उनका दिल दहल जाता है। सभी ट्रकों में लोगों की लाशें भरी होती हैं, जिन्हें मारा गया था, चाहे वो संक्रमित थे या नहीं। यहीं डेविड और जूडी को साफ समझ आ जाता है कि सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही, सबको खत्म करने का आदेश है। इतने में डेविड को एक सिपाही का रेडियो डिवाइस मिल जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रेडियो में एक गिनती शुरू हो चुकी थी। 10 मिनट के भीतर कुछ भयंकर होने वाला था। अब दोनों को जल्दी निकलना था, लेकिन तभी वहां कई संक्रमित लोग आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। जूडी बहादुरी से एक को गोली मारती है, वहीं डेविड दूसरे को आग के हवाले कर देता है। जैसे तैसे वो दोनों एक ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। रेडियो पर अब 35 सेकंड बाकी थे।
दोनों को अब एहसास हो जाता है कि शहर को पूरी तरह खत्म करने के लिए बम गिराया जा रहा है। 10 मिनट का काउंटडाउन पूरा होते ही एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरे शहर में सफेद चमकदार रोशनी फैल जाती है। जोर का विस्फोट होता है और डेविड का ट्रक भी पलट जाता है, लेकिन किस्मत से दोनों की जान बच जाती है। वो ट्रक से बाहर आते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। उन्हें अब यकीन हो चुका था, शहर को पूरी तरह साफ कर दिया गया है ताकि वायरस पूरी तरह मिट जाए। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार डेविड और जूडी एक दूसरे शहर में पहुंचते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर इस सीन में हम देखते हैं कि एक ड्रोन अब भी उन पर नजर रखे हुए हैं, यानी अब भी कोई है जो सब कुछ देख रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मजेदार और रहस्यमयी फिल्म की कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।